आइए आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निर्माण में कौन कौन सी परतें शामिल हैं। जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं, सबसे पहले हम सबके ध्यान में आता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में कौन कौन सी परतें शामिल हैं और कौन कौन से वैज्ञानिक इसके लिए अपना विचार दिए हैं। हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, हम इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ के तहत यह जानने का प्रयास करेंगे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी जो स्वेस महोदय का मॉडल है। स्वेस महोदय ने किन किन परतों का जिक्र किया है और स्वेस महोदय ने कौन कौन सी परतें हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में बताई है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो स्वेस महोदय ने हमारी पृथ्वी की 4 प्रकार की परतों को मिलकर के हमारी पृथ्वी की पूरी संरचना का निर्माण होता है, इस विषय वस्तु से हम सबको अवगत कराया। और उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी की जो परतें होती है उसकी सबसे ऊपरी परत हमारी क्रस्ट होती है, उसके बाद हमारी सियाल होती है, फिर हमारी परत सीमा होती है, फिर हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत स्वेस महोदय के अनुसार नीफे होती है। ये सारी की सारी 4 परतें मिलकर के कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण करती है या हमारी पृथ्वी की पूरी संरचना को बनाती है। तो इस विषय वस्तु को यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारी सबसे ऊपरी परत जो है वो कहीं ना कहीं क्रस्ट है। उसके बाद की हमारी जो परत आती है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में वो सियाल परत आती है। फिर हमारी जो परत आती है वो कहीं ना कहीं सीमा परत आती है। इस तरीके से 4 परतें परस्पर मिलकर के हमारी पृथ्वी के पूरे स्वरूप को तय करती है। जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जब हम क्रस्ट की बात करते हैं या हम भूपर्वती की बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है हमारी सबसे ऊपरी परत जो है वो कहीं ना कहीं क्रस्ट है और ये विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। लगभग 2000 तत्व मिलकर के हमारे क्रस्ट का निर्माण करते हैं। 2000 तत्व मिलकर के क्रस्ट का निर्माण करते हैं। 2000 तत्व क्रस्ट के निर्माण में शामिल है। और स्वेस महोदय ने बताया हमारे क्रस्ट की गहराई 0 किलोमीटर से लेकर, जब हम इसकी गहराई की बात करें तो कहीं ना कहीं हम सबके ध्यान में आता है इसकी गहराई जो होती है वो 0 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है। फिर जो हमारी अगली परत होती है, स्वेस महोदय ने बताया जो हमारी अगली परत होती है वो कहीं ना कहीं हमारी परत है सियाल। सियाल है क्रस्ट के बाद हमारी अगली परत। और इस सियाल के निर्माण में सिलिका और एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता है। सिलिका प्लस एल्युमिनियम तत्वों की प्रधानता है। एक बात हम सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना है कि यहां पर सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, अन्य तत्व भी मौजूद हैं, लेकिन स्वेस महोदय ने कहीं ना कहीं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया उसके तहत उन्होंने हम सबको बताने का यह प्रयास किया कि ये हमारा जो मॉडल है वो तत्वों की प्रधानता के आधार पर है, सुपरमेसी ऑफ एलिमेंट के आधार पर है। इस विषय को हम सबको ध्यान में रखना है। यहां पर कहीं ना कहीं सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, परंतु अन्य तत्व भी यहां कहीं ना कहीं मौजूद है। जब हम इसकी गहराई की बात करते हैं तो इस परत की हमारी गहराई होती है 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक। और इस परत के घनत्व की अगर बात करें तो इस परत का घनत्व होता है इस परत का 2.9
2.9 इसका घनत्व होता है। ये हमारी सियाल परत होती है। अन्य तत्व मौजूद हैं, लेकिन स्वेस महोदय ने जो अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना दी, उसके तहत इन्होंने कहीं ना कहीं प्रयास किया कि हम जो तत्व प्रधान होंगे उन्हीं के आधार पर उनका नामकरण करेंगे। इसलिए यहां पर उन्हें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता दिखी, इसीलिए उन्होंने इसका नामकरण सियाल के रूप में रखा। सिलिका धन एल्युमिनियम बराबर सियाल। और फिर हमारी जो अगली परत होती है वो हमारी परत है सीमा। सीमा परत के निर्माण में सिलिका प्लस मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है। अगर हम इसमें मौजूद कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स की सुपरमेसी की बात करें, तो हम सबके ध्यान में आता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ये तत्व मिल करके कहीं ना कहीं सीमा का निर्माण करते हैं, वहां प्रधान रूप में मौजूद है। और इस परत की गहराई की अगर बात करते हैं तो इस परत की गहराई 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे हमारी सियाल परत की जो गहराई है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक है, और उसके बाद 700 किलोमीटर का आपको व्यापक गैप दिख रहा है। दरअसल स्वेस महोदय जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परिगणना कर रहे थे, हमारी परतों के विषय में हम सबको अवगत करा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 700 किलोमीटर सियाल के बाद 700 किलोमीटर तक उन्हें किसी तत्व की प्रधानता दिखाई नहीं देती है। इसी कारण से यहां पर आपको 700 किलोमीटर का गैप दिखेगा। और आगे पृथ्वी के अंदर बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि 700 किलोमीटर के बाद 1000 किलोमीटर पर पुनः सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता दिखाई पड़ती है, सुपरमेसी दिखाई पड़ती है। और इन्होंने अपने रिसर्च का आधार ही, अपने शोध का आधार ही तत्वों की प्रधानता को बनाया था, इसलिए इस परत का नामकरण उन्होंने सियाल के रूप में रखा। और इस परत के अगर हम घनत्व की बात करें तो कहीं ना कहीं इस परत का जो घनत्व होता है वो 2.9 से लेकर के इसका औसत घनत्व 4.7 तक होता है। तो यहां पर आपकी परीक्षा में इसके घनत्व और इसकी गहराई और तत्वों के कंपोजिशन को लेकर के कहीं ना कहीं आपको प्रश्न आ सकता है। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सियाल परत का औसत घनत्व कितना होता है, तो यहां पर कहीं ना कहीं सियाल परत का औसत घनत्व आपको बताना होगा। फिर यहां हमारी सबसे आंतरिक परत जो होती है, जो हमारी सबसे आंतरिक परत होती है स्वेस महोदय के अनुसार, यह है हमारी नीफे। और नीफे के निर्माण में निकिल और फेरियम जैसे तत्वों की प्रधानता है। निकिल प्लस फेरियम, Ni प्लस Fe, निकिल और फेरियम जैसे तत्वों की यहां पर प्रधानता दिखाई पड़ती है। अगर हम इनके संघटक तत्व की बात करें, संघटक तत्व की बात करें तो कहीं निकिल और फेरियम दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि निकिल और फेरियम जो धातुएं हैं वो कहीं ना कहीं लौह धातुएं, लौह गुणों से संपन्न धातुएं, और यही धातुएं निकिल और फेरियम जो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मौजूद है, जो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद है, यही लौह धातुएं अत्यधिक पृथ्वी की परतों का दाब पड़ने की वजह से, यहां पर पास्कल का सिद्धांत काम करता है, परतों का दाब यहां पर बढ़ता है, और कहीं ना कहीं यहां पर परतों की दाब की वजह से ये जो लौह धातुएं हमारी यहां पर मौजूद है वो अपने आप में मैग्नेटिक स्वभाव की तरह व्यवहार करती है, एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है, जो कि हमारी पृथ्वी के संतुलन के लिए, बैलेंस ऑफ अर्थ के लिए बहुत आवश्यक है। और इस परत की अगर गहराई की बात करें हम स्वेस महोदय के अनुसार, इस परत की गहराई क्या होती है, तो यहां पर कहीं ना कहीं स्वेस महोदय ने बताया 6880 किलोमीटर इस परत की गहराई होती है। और फिर स्वेस महोदय ने बताया कि इस परत का घनत्व को लेकर के अगर हम बात करें, इसका घनत्व कितना होता है,
तो इसके घनत्व के विषय में उन्होंने बात करते हुए कहा इस परत का घनत्व सर्वाधिक होता है और जिसका मान 11 होता है। तो कहीं ना कहीं स्वेज महोदय ने बताया कि सबसे अधिक घनत्व की धातुएं कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगी हुई है और जिससे हमारी पृथ्वी की आकार की निश्चित हो पाती है। अगर ये भारी धातुएं हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में ना लगी होती तो हमारी पृथ्वी की आकार की निश्चित नहीं हो पाती और जब हमारी पृथ्वी की आकार की निश्चित नहीं हो पाती, उसका शेप तय नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। तो ऐसे में हमारी प्रकृति जब हमारी पृथ्वी का निर्माण कर रही थी, जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, उस दौरान जब इसमें अवस्कर भूखंड और गैसें चक्कर लगा रहे थे, तो कहीं ना कहीं भारी घनत्व की धातुएं जो आपके हैवी एलिमेंट हैं वो जाकर के पृथ्वी के आंतरिक भाग में इकट्ठा हो गए और कम घनत्व की धातुएं पृथ्वी के बाहर वाले भाग पर जाकर के शिफ्ट हो गई और इन सभी ने मिलकर के हमारी पृथ्वी के स्वरूप को निश्चित किया है और निर्धारित किया है। इस कारण से कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी क्या है, अपनी आकार की को लेकर के निश्चित है और जब इसकी आकार की निश्चित हो गई तो इस पर जीवन कहीं ना कहीं इस पर वायुमंडल का विकास हुआ। जैव विकास के क्रम को जब हम देखते हैं तो इस पर जीवन का विकास हुआ और जीवन क्रमशः इस पर चल पड़ा। तो इस तरीके से कवक से लेकर के कवक और शैवाल के विकास से लेकर के आप जैसे बुद्धिजीवी प्राणी 1450 से दिमाग रखने वाले प्राणियों का विकास कहीं न कहीं देखने को मिलता है। बहुकोषी जीवों का, सरल जीवों से लेकर के बहुकोषी जीवों का विकास हुआ और आपकी पृथ्वी पर विकसित वायुमंडल है, आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना बिल्कुल तय है, इसी कारण से आपका पृथ्वी का स्वरूप तय है, इसी कारण से आपकी पृथ्वी पर जीवन कहीं न कहीं विकसित हो पाया। यहां पर जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो आप सभी विद्यार्थियों से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारी पृथ्वी की कौन सी ऐसी परत है जो हमारे वायुमंडल के संपर्क में रहती है, जिसका संपर्क हमारे वायुमंडल से है। अगर आप प्रश्न के स्तर को बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर अगर इस प्रकार से आपके प्रश्न के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की कौन सी ऐसी परत है जो हमारे वायुमंडल के संपर्क में है। विकल्प में आपके पास होगा क्रस्ट, फिर आपके पास होगा सीमा, सियाल या नीफे, या उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपका बौद्धिक ज्ञान कहीं यहां पर उपयोगी होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो आप जिसे आप लोग क्रस्ट कहते हैं वही वायुमंडल के संपर्क में होती है। और आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकते हैं कौन सी हमारी ऐसी परत है जो सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति युक्त होती है, जिसमें सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति होती है। जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आपके ध्यान में आना चाहिए कि क्रस्ट हमारी सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति युक्त, सबसे ज्यादा फर्टाइल क्रस्ट भी होती है, सबसे ज्यादा उर्वरा शक्ति कहीं ना कहीं क्रस्ट में पाया जाता है। ये बातें हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें, एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अधोभौमिक जल, अंडरग्राउंड वाटर हम सभी लोग पृथ्वी की किस परत से प्राप्त करते हैं। अधोभौमिक जल भारी भरकम शब्द लग रहा होगा, लेकिन आप लोग अपने जीवन में हमेशा उपयोग करते रहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। तो इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर। अगर अंडरग्राउंड वाटर की बात हो, हमारी किस परत से संबंधित है, हम सभी लोग अधोभौमिक जल अपने क्रस्ट से प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारे क्रस्ट की गहराई 0 से लेकर के 50 किलोमीटर तक है और हम जल वगैरह 60 फीट 100 फीट के अंदर ही प्राप्त कर लेते हैं। सभी आपके अधोभौमिक जल आप लोग यहां से प्राप्त करते हैं। ज्यादातर खनिज संसाधन हम सभी लोग कहां से प्राप्त करते हैं, तो हम सब लोग ज्यादातर खनिज संसाधन यहीं से प्राप्त करते हैं। मानवीय सेटलमेंट और बस्तियां, एनी टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, जो भी हम कुछ करते हैं या टनल बनाते हैं, ये सब हमारे क्रस्ट से संबंधित, ये विषय ध्यान में रखना है। अब हम अगर बात करें नीफे परत की, नीफे परत में मैग्नेटिक धातु होने की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं ये चुंबकत्व की भांति व्यवहार करता है और चुंबकत्व की भांति व्यवहार करने की वजह से हमारे पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है,
जो सबसे आंतरिक परत है, जो हमारा आंतरिक स्वरूप है, ये कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल का निर्माण करता है, क्योंकि दाब बढ़ने की वजह से यहां पर मौजूद निकिल और फेरियम मैग्नेटिक स्वभाव के गुणों से संपन्न हो जाते हैं, और यहां पर कहीं कहीं नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कहीं ना कहीं निर्माण होता है, जिससे हमारी पृथ्वी को संतुलन के लिए आवश्यक है। तो इस विषय को हमें ध्यान में रखना है। हमारी पृथ्वी के संतुलन के लिए, बैलेंस ऑफ अर्थ के लिए, ऐसा प्रश्न अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हमारी कौन सी परत जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं हमारी सबसे आंतरिक परत नीफे इसके लिए उत्तरदायी है, और हमारा कोर एरिया कहीं ये हमारी पृथ्वी के बैलेंस के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि यहां पर भारी धातुएं पड़ती हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर हमारी प्रकृति ने हमारी पृथ्वी के स्वरूप को तय करने के लिए, यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जैसे आप वैसे घनत्व की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहां पर अगर 0 घनत्व की धातु थी, तो जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे 0.1, 0.2, 0.3 इस प्रकार से घनत्व बढ़ता जाता है, क्योंकि जब हम पृथ्वी के अंदर में जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर दाब बढ़ेगा, परतों की संख्या बढ़ेगी, और परतों की संख्या की वजह से पृथ्वी के अंदर का दाब बढ़ेगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि यह पास्कल का दाब का सिद्धांत है, जिसके तहत पास्कल महोदय बताते हैं अगर दाब बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, क्योंकि दाब की वजह से कंप्रेस्ड होंगे, अंतराणुक स्थान कम होगा, और जिसका जितना ज्यादा अंतराणुक स्थान कम होगा वो उतना ज्यादा कहीं न कहीं उच्च घनत्व से संपन्न धातुएं होंगी। तो यहां पर अधिक दाब पड़ने की वजह से घनत्व क्रमशः जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे बढ़ता जाता है। यहां पर पास्कल का सिद्धांत लागू होता है, जिसके तहत पास्कल महोदय कहते हैं कि हम जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे या परतों की संख्या जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दाब बढ़ेगा। तो यहां पर परतों की संख्या बढ़ रही है तो दाब क्रमशः बढ़ेगा, और दाब बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ता है, और दाब बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। दाब और घनत्व, दाब के ताप और घनत्व अनुपाती है, अर्थात अगर हम निष्कर्षतः कहना चाहें कि दाब के ताप और घनत्व दोनों अनुक्रमणपाती हैं। आप अगर दाब बढ़ाएंगे तो ताप भी बढ़ेगा और साथ साथ घनत्व भी बढ़ेगा। इसी कारण से हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं घनत्व भी बढ़ा हुआ मिलता है, और तापमान भी। इसी कारण से हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान है यहां का, वो 4300 से 4300 से लेकर के 4300 सेंटीग्रेड से लेकर के 4500 सेंटीग्रेड तक है। ये बातें सबको ध्यान में, और वैज्ञानिकों ने हम सबको बताया कि हम अगर 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाते हैं, 32 मीटर अगर हम पृथ्वी के अंदर गए, 32 मीटर अगर हम 32 मीटर पृथ्वी के अंदर गए, तो बराबर 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। हमें बढ़ा हुआ 1 सेंटीग्रेड तापमान यहां प्राप्त होता है। लेकिन यह तापमान बढ़ने की दर का केवल लेखांकन 8 किलोमीटर तक ही हमारी पृथ्वी में किया जा सका, मॉनिटरिंग। उसके बाद कहीं ना कहीं तापमान बढ़ने की दर में अस्थिरता है। तापमान बढ़ने की दर का ये निश्चित जो फार्मूला है, ये कहीं ना कहीं 8 किलोमीटर तक लगता है। इसके बाद वैज्ञानिक लोग कहते हैं, इसके बाद तापमान बढ़ने की दर में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है, उसमें लोचकता देखने को मिलती है, कहीं कम और कहीं ज्यादा। ये विषय हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि स्वेज महोदय ने हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी कौन सा मॉडल दिया और उन्होंने किन किन परतों का जिक्र किया। स्वेज महोदय ने, इसी केवल फिगर को ही आप अपने पास रखेंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना से आने वाले संपूर्ण प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। और ये प्रश्न का लेवल आपका कहीं ना कहीं यूपीएससी लेवल, ये बातें हम सबको ध्यान में रखनी है। हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के, हमारी पृथ्वी की बाह्य संरचना को लेकर के
हमारी पृथ्वी की सबसे उर्वरायुक्त क्रस्ट को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाए, परत को लेकर के अगर प्रश्न पूछा जाए, कहीं ना कहीं क्रस्ट या भूपरपटी आपकी होती है। तो आज हम स्वेज महोदय का पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने देखा कि स्वेज महोदय ने हमें हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी मॉडल प्रस्तुत करते समय हम सबको बताया कि हमारी पृथ्वी की 4 परतें होती हैं, क्रस्ट, सियाल, सीमा और नीफे। सीमा जो हमारी परत होती है वो नीफे और सियाल के बीच में है, मध्य में है, और इस आधार पर सीमा बना रही है। इसे याद कर लें, सियाल, सीमा और नीफे, क्रस्ट, सियाल, सीमा और नीफे, ये 4 परतें मिलकर के हमारी पृथ्वी के स्वरूप को तय कर रही है। लेकिन एक बात हमें याद रखना है, ये जो हमारा स्वेज महोदय का मॉडल है, ये बहुत दिनों तक मान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर के इंटरनेशनल जियोग्राफी एंड जियोडेसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसने इस मॉडल को चुनौती दी और उन्होंने एक आधुनिक मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि स्वेज महोदय ने जिस प्रकार से, इसमें कुछ आंशिक सत्यता है, लेकिन स्वेज महोदय ने जो हमें मॉडल दिया है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक और प्रमाणित नहीं है, तार्किक नहीं है, रेशनैलिटी की कसौटी पर 100% सत्य नहीं साबित होता। इस कारण से हमारा आधुनिक मॉडल आता है। उस आधुनिक मॉडल से हम ये जान पाते हैं कि वास्तव में हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी मॉडल जो हमारा आएगा, उसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वेज महोदय हमें ऐसे समय में यह बताने का प्रयास कर रहे थे जब हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं। इस कारण से सम्मान में आपके सिलेबस को यहां से पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हमारा आधुनिक मॉडल आएगा और तकनीकी प्रौद्योगिकी विकास होगा, जिसके माध्यम से और चीजें स्पष्ट होंगी, तब हमारा परिष्कृत आधुनिक मॉडल आएगा, जिसके तहत हम सबको बताया गया कि हमारी पृथ्वी की जो संरचना होती है वो मात्र 3 परतों से मिलकर के होती है। 3 परतें मिलकर के हमारी पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप को बिल्कुल हमारी पृथ्वी के आकारिकी को, हमारी पृथ्वी के संरचनात्मक स्वरूप को तय करती है, निश्चित करती है। और ये 3 परतें हैं आपकी भूपरपटी, आपका क्रस्ट, और फिर अगली परत आपकी मेंटल है, और फिर कहीं ना कहीं जो इन्होंने नीफे बताया था, उस नीफे परत की उन्होंने कोर के रूप में उसका नामकरण किया है। तो इस आधार पर गहराई को लेकर भी थोड़ा असत्य प्रमाणित हो गए स्वेज महोदय। तो इस तरीके से और तत्वों के संदर्भ में इन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो घनत्व के संदर्भ में जो विचार दिया था वो कहीं ना कहीं आधुनिक मॉडल से मैच करता है। तो इसमें कुछ आंशिक सत्यता मौजूद है, लेकिन इस पृथ्वी स्वेज महोदय की पृथ्वी की आंतरिक संरचना के समान ही हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना नहीं है। जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इस विषय वस्तु का ज्ञान होना, संज्ञानात्मक आभास होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमें इसे अपने सिलेबस के में शामिल होने की वजह से, प्रतियोगी परीक्षा में इसका इंपॉर्टेंस होने की वजह से इसको हूबहू हम लोग पढ़ लेंगे और इसके वैज्ञानिक और इसके तकनीकी पक्ष को समझ लेंगे, और तब तथ्यगत स्वरूप में जो चीजें हैं उसे याद कर लेंगे। ये बातें सभी को ध्यान में रखनी है। अब हम लोग यहां पर जब देखें तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान में आता है हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मॉडल, आपका क्रस्ट, मेंटल कोर, ये जो मॉडल आता है, नेक्स्ट क्लास में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हाँ वास्तव में हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, उसका घनत्व क्या है, उसकी गहराई क्या है, लगभग कौन कौन से तत्व मिलकर के हमारी पृथ्वी के आंतरिक स्वरूप को निश्चित करते हैं। उसका स्वरूप हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।